देखो लास्ट क्लास में हमने ये कवर कर लिया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और लास्ट क्लास वन मूवमेंट में ऐसे कवर करके चले गए थे एक आध मूवमेंट में कि क्या होता है राइट हैंड थंब रूल। मैंने बता तो दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। एक बार लिखने के साथ भी देख लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल की बात की थी हमने। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल में, किसी को याद है? बहुत अच्छे से बताया था आपको। ये ऐसे ऐसे हाथ क्या देख रहा हूँ, क्या 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 ला ला हाँ क्या राइट, मतलब वो राइट हैंड का वो करंट की डायरेक्शन में हम कंडक्टिंग वायर को रखेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में। ओके, राइट हैंड थंब रूल ने हमें ऐसा सिखाया था कि इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इन योर राइट हैंड, स्पेशली इन योर राइट हैंड, व्हाई राइट हैंड वो मैंने बता दिया था लास्ट टाइम कि राइट हैंड में अगर आप होल्ड करते हो इन सच अ वे दैट योर थंब इज पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, देन योर फिंगर wrapped around the wire will show you the direction of magnetic field। एक बार लिखते हैं इस स्टेटमेंट को, कैसे लिखेंगे? इफ यू होल्ड, क्या लिखेंगे? इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग, पकड़ बिना इंसुलेटेड वायर के नहीं है, इंसुलेटेड वायर नहीं, कोटिंग के नहीं है। इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इन योर, ये मेंशन करना कंपलसरी है बच्चों, नहीं तो लेफ्ट हैंड से फिर डायरेक्शन उल्टे हो जाएंगे। मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट में कि इन योर राइट हैंड, देन इन सच अ वे, सॉरी, इन सच अ वे दैट your thumb points the direction of electric current, latency बढ़ गई, then the fingers wrapped around the wire will give you the direction of magnetic field। ठीक है, ये है राइट हैंड थंब रूल कि अगर आप एक वायर को प्लेस करते हैं, मतलब अगर होल्ड करते हैं, जैसे कि इस बोर्ड में मेरी ड्राइंग वाकई में बहुत बेकार होने वाली है, लेकिन फिर भी अगर हम हमारे हैं क्या बोलने जा रहा था और क्या ड्रॉ करने जा रहा था, क्या ड्रॉ होगा? सपोज राइट हैंड की बात कर रहे थे, एक करंट कैरिंग वायर को अगर हम होल्ड करते हैं इन सच अ वे कि आपका थंब पॉइंट करे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो फिंगर्स wrapped will show you the direction of, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन है करंट का, हाँ इसको भी बुरी लग रही है करंट का, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ओ यार चौथी तो अभी पीछे छुप गई है यार, क्या यार, मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर्स wrapped will show you the direction of, इसको पहले थोड़ा अच्छे से बनाए, भाई इधर से इतना ही दिखता है, इसीलिए बीइंग प्रैक्टिकल यार, अभी तुम लोगों ने ऐसी बातें की तो फिर बीइंग प्रैक्टिकल, इतना भी स्ट्रेट नहीं हो जाएगा, फिर पीछे हाथ हो जाएगा, ठीक है, थम्स अप, ऐसे लेफ्ट वाला नहीं, राइट वाला, so finger wrap will show you the direction of magnetic field if your thumb is in the direction of current। जल्दी जल्दी चेंज कर दो सर इसको, जाने दो। Secondly, now we are coming upon to our second IMP topic from this chapter। मैंने आपको बता दिया था, हर बार पूछा जाता है, 3 साल से इस साल नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर highest possibility of getting this asked। One of the important test question of this chapter, solenoid। solenoid, what is a solenoid? एक टाइप की मैकेनिज्म होती है टेम्पररी मैग्नेट बनाने की, या तो फिर बोलूं इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट का दूसरा नाम क्या होता है?
इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक करंट है तब तक मैग्नेट है, करंट बंद मैग्नेटिक फील्ड बंद, सीधी सी बात है, मैग्नेटिज्म गया। तो सोलेनोइड में क्या होता है, एक होलो सिलेंडर लेते हैं हम, क्या लेते हैं, होलो सिलेंडर, और उसके ऊपर हम बाउंड करते हैं कंडक्टिंग वायर को, किसको, सपोज इस तरीके से कंडक्टिंग वायर को इसके ऊपर बाउंड किया जाता है। सर कितने टर्न्स, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। फिर उसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाता है एक बैटरी के साथ, एंड दैट घिसा पीटा हर बार वाला एमीटर, गैल्वेनोमीटर, व्हाटएवर यू वांट टू जॉइन, और प्लस माइनस, ये हमारा करंट फ्लोइंग I, ये हमारी हो गई पावर सोर्स बैटरी V, ये आपकी हो गई की, इधर एमीटर, गैल्वेनोमीटर, व्हाटएवर यू फील कन्वीनियंट यू कैन ऐड इट टू इट। ठीक है, तो ये आपको फिर जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑन करूंगा तो इट विल आल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो इसमें से भी क्या निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो कैसे ट्रैवल करती है, ऐसे, इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड लूप, इन द फॉर्म ऑफ द क्लोज्ड लूप्स। और इस तरीके से फिर जहां रेंज नहीं कर पाएंगी वहां पे वो इनकम्प्लीट लूप्स फॉलो करके रुक जाएंगी, लाइक दिस। तो ये भी हो गया आपका एक टेम्पररी मैग्नेट। और से इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बंद मैग्नेटिक फील्ड भी बंद, तो तब फिर ये पीस ऑफ मेटल ही बन के रह जाएगा। सर तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको क्यों दिया जाता है सोलेनोइड को, मैंने आपको बताया था एडवांस में, वेरी इन एडवांस मैंने आपको जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तब आपको बताया था, किसी को याद है, मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा जोर डालो याद आएगा। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ज्यादा एम्पी होते हैं कंपेयर टू परमानेंट वन, क्योंकि जब यूज करना है तब यूज कर लेना है, वरना बंद कर। चलो फिर नेक्स्ट। सर अपनी पावर्स हमारे हाथ में होती है। वेरी गुड बेटा, दिस इज द आंसर जिसकी वजह से सोलेनोइड हमारे इतने इंपॉर्टेंट है। इनकी पावर्स हमारे हाथ में है। कौन सी पावर, मैग्नेटिक पावर। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेरे हाथ में है। सर अगर इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है, देखो तुम्हारे पास इसी की साइज का एक बार मैग्नेट है, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड 100 एंड 100 है, इस तरीके से जैसे इसकी है सेम वैसे ही, बराबर 100 एंड 100 है, पर इसकी एक पावर फिक्स है। अब इससे आप जितना वजन उठा सकते हैं या चिपका सकते हैं उतना ही चिपका सकते हैं, उससे ज्यादा यू कांट। तो फिर कल को ज्यादा चाहिए तो तुम इससे नहीं ले सकते, तो इससे नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज अ और परमानेंट मैग्नेट के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, बट इसको हम बहुत सारे नाम देते हैं। इसको हम टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं, इसको हम टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं, या तो फिर हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिसिटी है मैग्नेट है, और टेम्पररी का भी मतलब वही हुआ कि कुछ देर तक मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ देर के बाद नहीं है। ठीक है, मैंने बोला ना ये चैप्टर सभी को समझ में आ सकता है, हर एक लेवल का बच्चा ये चैप्टर कर सकता है, बहुत इजी है। सर ऐसा क्यों होता है, देखो उसको उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का आपके पास कोई तरीका नहीं। देखो ना प्रैक्टिकली यू डोंट हैव एनी मेथड, इसका क्या ही करूं मैं, इसके बड़ा करूं, उसके क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा भी खींचेंगे टूट जाएगा, और टूट जाएंगे फिर से दो पोल्स बन जाएंगे नॉर्थ साउथ। मैं आपको आगे की शीट्स में बता चुका हूँ। इसमें आप दो चीजें चेंज कर सकते हो। सर एक भी नहीं, दो दो, हाँ दो दो। आपको जितनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो यू विल बी गिवन टू ऑफ द चॉइसेस। पहला, पावर उतना ही रखना है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। सर उससे क्या होता है, इन ईच टर्न, लिसन मी वेरी केयरफुली, इन ईच टर्न योर मैग्नेटिक फील्ड गेट्स मल्टीप्लाइड, नॉट इवन एडेड, मल्टीप्लाइड। मान लो 5, फिर इधर 3 हो तो 5 + 3 नहीं, 5 3 सीधा 15। तो कितना बढ़िया है। अगर आपको उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है विद ईच टर्न योर मैग्नेटिक फील्ड गेट्स मल्टीप्लाइड, तो पहला काम मैं क्या कर सकता हूं, सोलेनोइड का सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी चेंज्ड। नंबर ऑफ टर्न्स रिप्रेजेंट होंगे n से, छोटे n से, कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड। और दूसरा, सर अगर ऐसा ना करना हो तो कॉस्ट इफेक्टिव करना हो, मेरे को नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ाना, कॉस्ट इफेक्टिव तो खैर फिर भी कैसे होगा, क्योंकि बड़ी बैटरी लाओगे तो वो भी कॉस्टली तो होगी। पर सर मेरे पास पड़ी है फॉर एग्जांपल, मुझे कंडक्टिंग वायर ज्यादा नहीं यूज करना, ठीक है, तो क्या करो, तो इस वोल्टेज को हटा के दूसरी बड़ी बैटरी लगा दो। जाए ये अगर घर में आने वाला सप्लाई है, एसी वोल्टेज है, तो उसका वोल्टेज बढ़ा दो। तो यानी आप क्या करोगे, चेंज द सप्लाई वोल्टेज, चेंज या तो फिर इंक्रीज, चेंज या तो फिर इंक्रीज द सप्लाई वोल्टेज। कि आप ये दोनों काम करके क्या अटेन कर सकते हो बच्चों, क्या अटेन कर सकते हो, ये दो काम करके क्या मिलेगा, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपके हाथ में है। क्या आपके हाथ में है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यानी उसको कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड वीक बनाना है वो आप डिसाइड कर सकते हो इन दोनों चीजों से, इन दोनों चीजों से। आर वी क्लियर विद द कंसेप्ट, सोलेनोइड ज्यादा कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है,
एक नॉर्मल सा एक होलो सिलेंडर होता है, ये रहा, वायर लपेट दिया, लो बॉस बन गया सोलेनॉइड। उन दोनों को एंड्स को कहाँ लगा देना है? बैटरी के साथ। बाकी स्विच ने, एमीटर ने, ये सब तो फालतू फ्री में मिलते ही है अपने को। वो तो खाली किस लिए है भाई? पूरा टाइम सर्किट ऑन नहीं रखना, तो की लगा दो, और दूसरा करंट आ रहा है कि नहीं सर्किट में देखने में, एमीटर लगा दो। कितनी देर से पढ़ रहे हैं वो चैप्टर में, बराबर? तो उसको अभी हम इग्नोर करें अगर, तो फिर हमारे पास सोलेनॉइड में और कुछ नहीं है, जस्ट एक होलो सिलेंडर, खोखला सिलेंडर, और उसी के ऊपर बीटा हुआ जस्ट एक वायर, सिंपल, दैट्स इट। अब क्या अच्छी अच्छी दो बातें सीखी कि उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए जा सकते हैं एंड उसका वोल्टेज भी बदला जा सकता है। एक और मस्त क्वेश्चन पूछा था मुझसे, नहीं टेक्स्ट बुक में ही है, तो मतलब साइंटिस्ट के सामने ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि सर अगर आप इस तरीके से लाइन बाय लाइन वायर अगर लपेटते जा रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वायर्स को सबको थोड़ा मैं से पास लेके आऊं, तो दे विल ऑल टच ईच अदर, दे विल ऑल टच ईच अदर। जैसे कि अगर नेक्स्ट पेज पे इसका एक और क्लियर का डायग्राम बना के दिखाऊं, सर यू टुक अ होलो सिलेंडर, ओके चलो डन, एग्रीड, उसके ऊपर आपने वायर लपेटा, मैंने देखो आपको ऐसे जानबूझ के वो दूर ड्रॉ करके दिखाया, देखो लाइक दिस, बुक में भी इस तरीके से ही ड्रॉ किया गया है। पर किसी ने कैसा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इफ सर अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो, क्योंकि एक बात बताई ना हमने कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए जा सकते हैं, तो अगर मैं बढ़ाऊं तो ऐसे सिचुएशन नहीं आ जाएगी सर? देखो नहीं, ये ऑलमोस्ट अंदर एक दूसरे को छू नहीं रहे, अंदर हो या बाहर हो, आप बाहर भी देख लो, ऑलमोस्ट छू रहे, और अंदर तो मैंने एग्जैक्टली टच करवा ही दिए हैं, देखो। तो किसी ने क्या पूछा, अब ये वायर कहाँ रहा है? तो क्या वायर तो वायर ही है? नहीं, ये पूरा का वायर देखो एक तरीके से एक सिलेंडर ही बन गया। एक वायर क्या बन गया? सिलेंडर। 5 रुपए का कॉइन देखा है? ऐसे बहुत सारे कॉइन्स को एक लाइन में रखूं तो हाउ विल दे रिसेंबल? लाइक अ सिलेंडर, लगेंगे कि नहीं? तो ऐसे ये सारे के सारे पतले पतले वायर को पतला 5 रुपए का कॉइन समझो, तो ऐसे बहुत सारे रख दूं, ऐसे एक साथ ऐसे लपेटता ही चला जाऊं, इमेजिन इट, इसके आसपास में लपेटता ही चला जाऊं, और बीच में कोई भी स्पेस ना रखूं, तो वोंट इट बाहर पूरा निकालो तो आपको ऐसे पूरा एक सिलेंडर नहीं दिखेगा? तो किसी ने ऐसा पूछा कि नंबर ऑफ टर्न एन रहे ही कहाँ जब आपने सारे टर्न्स को इतना ज्यादा बढ़ा दिए कि वो आपस में चिपक जाएं, तो करंट डायरेक्टली पास होने लगेगा। क्यों? पूरा कंडक्टर नहीं है, तो करंट ये वाला पाथ क्यों फॉलो करे? करंट ऐसे क्यों जाए भला? करंट आई ऐसे क्यों जाए? इधर से जाऊं, इधर आऊं, फिर इधर जाऊं, फिर इधर आऊं, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जाऊं, फिर इधर से ऊपर आऊं, फिर इधर ऐसे जाऊं, और यहाँ से ऊपर आऊं। ऐसा होना चाहिए तो करंट मल्टीप्लाई होगा। पर अगर तुम इतना नजदीक रखोगे कि चिपका ही दोगे, तो करंट सीधा ऐसा ना चला जाए, पूरा कंडक्टर ही तो हो गया। और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया बेटा? एनीबॉडी हैज सम थ्रेड और समथिंग, कोई लंबी सी थ्रेड या एनीथिंग, रबर थ्रेड व्हाटएवर, कोई इलास्टिक रबर छोटा सा जो हेयर वगैरह में यूज करते हो या हाला, 1 मिनट के लिए टेम्परेरी चलेगा, फॉर एग्जांपल चलेगा। देखो फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये हम एन नंबर ऑफ टर्न्स लगा रहे थे, ये 1 टर्न, ये 2 टर्न, ये 3 टर्न और ये 4 टर्न, अगर मुझे इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स और बढ़ा दूंगा, तो करंट इधर से ऐसे 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 जाएगा। तो देखो ऐसे जितना वो ज्यादा रोटेट कर रहा है उतनी ज्यादा उसको पाथ बड़ा हो गया उसका, तो करंट जितने ज्यादा पाथ में ट्रैवल करेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, तभी भी से विद एवरी नंबर ऑफ टर्न आवर मैग्नेटिक फील्ड गेट मल्टीप्लाइड। क्यों? क्योंकि करंट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। पर मान लो बहुत ज्यादा कर दिया, तो क्या ये सब जुड़ के ऐसे नहीं बन जाएंगे? ऐसे। अब इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट। जैसे ही मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे करंट दूंगा, जैसे ही मैं स्टार्टिंग पॉइंट, और एक सीधा एंडिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे करंट पूरे में अंदर एक साथ करंट नहीं आ जाएगा, क्योंकि पहले से दूसरा जुड़ा हुआ है, दूसरे से तीसरा, तो फिर मैं ऐसे ऐसे घूमूं ही क्यों? ये पूरा मेरे लिए एक सिलेंडर ही नहीं हो गया। देखो ये पूरा ही क्या हो गया, एक, तो फिर मैं सीधा ये एक ही मैकेनिज्म है, तो फिर तो एन नंबर की वैल्यू रही ही नहीं, तो फिर उसका क्या करें? तब फिर हमें ये कंसेप्ट समझ में आया था जो कब से हम पढ़ रहे हैं पर बोल नहीं रहे। पता है कौन सा? ये राइट हैंड थंब रूल के टाइम से मैं आपको क्या बताता रहा हूँ कि उसको होल्ड करना है पर करंट क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? इंसुलेटर। क्या लगाया है उसके ऊपर? इंसुलेटर। तो साइंटिस्ट ने उसको रिप्लाई देते हुए कहा, बेटा अपने को जगह तो डेफिनेटली नहीं रखनी है, पर अपने को अंदर का कॉपर वायर दूसरे कॉपर वायर से छू ना जाए उसके लिए उसके ऊपर रबर कोटिंग करके रखना है। मतलब इसके अंदर का वायर में करंट पास हो रहा होगा, इसके भी अंदर के वायर में पास हो रहा होगा, तो ये दो छू भी जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। एन नंबर ऑफ टर्न्स तो रहेंगे क्योंकि अंदर कॉपर वायर है, करंट अंदर से पास होगा। तो हम भी हमारे घरों में वही यूज करते हैं। तो अनदर आंसर टू योर क्वेश्चन के वो बल्ब वगैरह के लिए कि क्यों ऐसा नहीं होता, मैंने कहा था वो हम चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फिर मेरे को पूरा सोलेनॉइड बीच में समझाना पड़ता। तो ये हम कभी भी अगर दो वायर्स को पास में भी रखते हैं लाइक दिस,
तो भी उसमें एक बीच में इंसुलेटेड कोटिंग होती ही है विच अलाउज देयर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, विच प्रिवेंट्स देयर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, वो उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होने नहीं देता, नहीं तो ये पूरा एक ही असेंबली बन जाता है। क्लियर सभी को? बराबर। तो सभी को क्या समझ में आया इससे? ये रेड वाला वायर अगर हमारा अंदर का कॉपर वायर है तो इसके बाहर डेफिनेटली एक ब्लैक वायर होगा, ये उसके अंदर होगा। हाँ थोड़ा गंदा हो जाएगा लेकिन होगा। ठीक है बच्चों, क्लियरली। और अगर और क्लियरली आपको देखना है तो छोटा सा एक बना दूं पर आपके समझने के लिए सिर्फ। वो वायर एक्चुअली ऐसे होंगे पर उसके अंदर आपका कॉपर वायर होगा, ये बाहर आपकी इंसुलेटेड कोटिंग होगी। तो देखो अभी भी इन कोटिंग्स का कहीं पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। आर यू गेटिंग इट? वरना वो क्या हो जाता, ये कहाँ जाती पॉजिटिव की तरफ और ये कहाँ जाती नेगेटिव, ये तो पूरा एक ही चेंबर बन जाता, पूरा होलो सिलेंडर ना बने, उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। अब आप वो बात के लिए ट्रू हो कि नंबर ऑफ एन टर्न्स बढ़ा दो, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ने के लिए पाथ बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, और हमारे पास बैटरी का तो बड़ा करने का सोर्स है ही है, ये ऑप्शन तो है ही है। क्लियर? दोनों साइड प्लस पॉजिटिव लेना अच्छी बात है, इतना ज्यादा तो ये क्लियर हो गया सभी को? सोलेनॉइड की बात, एप्लीकेशंस तो बता चुका था उस दिन वो कार वाले, बराबर। फिर से एक बार याद करने तो कर लो। कार के जंकयार्ड में हम यूज करते हैं सोलेनॉइड का, जहां हमें हैवी ड्यूटी व्हीकल्स को उठा के कहीं पे डिप करना होता है या डंप करना होता है, तो फिर सडनली पावर कट कैसे आएगा, या तो वो उससे चिपकना बंद कैसे हो जाएगा, इन द केस ऑफ टेम्पररी मैग्नेट्स ओनली। उसके अलावा क्या आता है, थोड़ा पीछे घुमा देखूं क्या है इस चैप्टर में टर्म बाय टर्म। फोर्स ऑन हाँ, वो भी वही बात है जो मैंने आपको उस दिन बताई थी कि अर्थ इज लाइक अ बिग मैग्नेट, अर्थ इज लाइक अ बिग मैग्नेट। तभी हर एक मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड है, तो बचपन में आपको करवा दिया होगा, 12 मैग्नेट को फ्रीली लटका दो, वो हर बार आपको एक ही डायरेक्शन पॉइंट करता दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है? और नहीं करवाया है तो कोई बात नहीं, 10-15 रुपए का किसी भी स्टेशनरी पे आपको एक बार मैग्नेट मिल जाएगा, गो एंड ट्राई इट एट योर होम। ऐसे किसी भी जगह पे उसको लटका दो, एक पतली सी धागा बांध के, एकदम बीच में धागा बांध के लटका दो, उसको मस्त से गोल घुमा के छोड़ दो, कम बैक आफ्टर 20 to 25 मिनट्स, इट विल बी इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। और हर बार आप मार्क करोगे, जिस तरफ ब्लू होगा उसी तरफ रहेगा, जिस तरफ रेड होगा उसी तरफ। और अच्छे से ट्विस्ट करो, चाहिए तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करो, फिर 20 मिनट बाद आपको हर बार वो उसी डायरेक्शन में मिलेगा। वो मैंने आपको मैग्नेटिक नीडल के टाइम पे भी बोला था, आइडल पोजीशन, इसको आइडल पोजीशन बोलते हैं। तो व्हाई इट इज सो? क्यों? क्योंकि अर्थ भी एक बहुत बड़ा क्या है, मैग्नेट। तो जहां तुम्हारे मैग्नेट का नॉर्थ होगा ना, वहां अर्थ का साउथ होगा, ये उसकी तरफ अट्रैक्टेड होकर पड़ा रहता है। अदरवाइज वो कभी भी स्टेशनरी हो ही नहीं सकता, उसको लाइफ टाइम घूमते ही रहना चाहिए। पर दो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो रुक जाता है। पहला, एयर प्रोवाइड्स फ्रिक्शन, एयर प्रोवाइड्स फ्रिक्शन, उसको रोटेट फ्रीली नहीं करने देगी, बराबर। तो रीजन नंबर 1 एयर रोकती है। पर सर वो ही पोजीशन में क्यों, नॉर्थ ही इधर क्यों? वो उसका रीजन नंबर 2 कि भाई अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ अर्थ। तो इसको भी ये एग्जांपल की तरीके से समझाया, बोला अगर आप अर्थ नहीं देख रहे हो तो आप ऐसा देख लो, देखो आपकी बुक में आपको एक डायग्राम बना के दिया है, लुक एट दैट डायग्राम ईच एंड एवरीबॉडी। आपको एक मैग्नेट लेके दिया है, नॉर्थ एंड साउथ पोल दिखाया है, हॉर्सशू काइंड ऑफ अ मैग्नेट दिखाया है, और करंट कैरिंग वायर एक ऊपर लटकाया हुआ है। तो ये भी कैसे काम करेगा? लाइक अ मैग्नेट ओनली। कैसे काम करेगा? लाइक अ, ऐसा समझ लो ये आपने बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड कर दिया है, और उस हॉर्सशू को समझ लो अर्थ। देखो सारी बात समझ में आ जाएगी। ये जो बीच में मेटल पीस रखा है उसको भी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, मतलब ये भी कैसा काम कर रहा है, मैग्नेट का। इसको बार मैग्नेट समझ लो, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया उसका बार मैग्नेट समझ लो, और हॉर्सशू मैग्नेट को अर्थ समझ लो। क्या समझ लो? तो मैंने क्या बोला, अगर उसको फ्रीली सस्पेंड करने रखोगे तो वो हर बार एक ही डायरेक्शन में पड़ा दिखेगा। तो ये लोग भी वही बता रहे हैं कि अगर करंट रिवर्स करोगे तो उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, नहीं करोगे तो ये एज इट इज ही पड़ा रहेगा। आर वी क्लियर? बच्चों आर वी क्लियर? पक्का? इसका कोई ड्राइंग बनाने की जरूरत है तो बताओ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा अर्थ है फॉर एग्जांपल, इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, जस्ट फॉर एग्जांपल। हम इसमें रहते हैं, बराबर। हमने हमारे घर पे एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया कि एक ट्राइपॉड लिया और उसके ऊपर से हमने एक स्ट्रिंग बांधी, उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रख दिया, नॉर्थ एंड साउथ। इसको हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ऐसे रोटेट करके छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद आके हम ये नोटिस करते हैं
ये ऐसी पोजीशन में पड़ा रहता है। इट इज जस्ट बिकॉज ये साउथ पोल इससे अट्रैक्टेड है, ये नॉर्थ पोल इससे अट्रैक्टेड। नो मैटर आप कितनी भी बार इसको रिपीट करो तो क्यों? क्योंकि अर्थ को भी मान लेते हैं अब बिग मैग्नेट, क्या मान लेते हैं? और ये तो ऑफ कोर्स एक बार मैग्नेट है, स्मॉल बार मैग्नेट है, तो इसके ऑपोजिट पोल की तरफ ये कैसा हो जाता है? अट्रैक्टेड। सेम एक्सपेरिमेंट आपको अलग तरीके से परफॉर्म करके दिया। ये बिग अर्थ मैग्नेट के बदले आपको बोल दिया आप एक हॉर्सशू मैग्नेट ले लो, हॉर्सशू मैग्नेट जिसमें भी एक पोल होता है नॉर्थ और एक पोल होता है साउथ। इसके बीच में आप एक स्ट्रिंग रख लो, मतलब मेटल स्ट्रिप, स्ट्रिंग भी नहीं बोल सकता, स्ट्रिप। स्ट्रिप को भी अब ये 2D फिगर है इसीलिए 3D के हिसाब से ये मैग्नेट ऐसे पड़ा होगा और स्ट्रिप की रस्सी ऊपर से जा रही होगी, इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इसको हैंग करवा रहा हूँ। इसी को इसी तरीके से इसमें हैंग कर दो, इसको इसी तरीके से इसमें हैंग कर दो, ये स्टैंड है ऐसे, और इसके जो दो टर्मिनल्स हैं, इसके जो दो टर्मिनल्स हैं उसको एनीवे और दी अदर, जैसा आपको अच्छा लगे, जरूरी भी नहीं है कि आप उन्होंने दिखाया वैसे ही रखो, बस एनीवे और दी अदर आप एक बैटरी सोर्स के साथ उसको कनेक्ट कर दो। किसके साथ? बैटरी सोर्स के साथ। हमने पिछली स्लाइड में ही देखा, बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट करते ही वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, वायर बिहेव्स लाइक अ, ये रहा ना, बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट करते ही वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, उसमें से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे भी ये एक वर्क करेगा लाइक अ मैग्नेट, तो इसके लिए नाम दिया है A एंड B। बोलने को ये भी नॉर्थ एंड साउथ ही है, बट वी नो दैट इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट, हम उस पे NS नहीं लिखते, हालांकि एक N ही है और एक S ही है, पर बस लिखते नहीं है। एंड देन लेटर ऑन जब आप इसको फ्रीली सस्पेंडेड को ऐसे हिला के छोड़ दोगे, ऑलवेज यू विल ऑब्जर्व कि ये नॉर्थ की तरफ एक पोल अट्रैक्टेड ही होगा, या तो A या तो B, बराबर। जो भी अट्रैक्टेड होगा ना दैट इज बाय डिफॉल्ट योर, मान लेता हूं अभी A अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये आपका साउथ है, ये आपका क्या है? साउथ है, और इसकी तरफ जो अट्रैक्टेड होगा वो क्या है? नॉर्थ है। अब इसमें एक ट्विस्ट ऐसा है, अगर इस बैटरी को मैं ऐसे उल्टा कर दूं, इसको ऐसे और इसको ऐसे कर दूं, इधर एक छोटा टर्मिनल डाल दूं, इधर एक बड़ा टर्मिनल डाल दूं, तो ये स्ट्रिप घूम जाएगी। तो ये स्ट्रिप घूम जाएगी कि जो नॉर्थ पोल के जैसे एक्ट करता था वो अब कैसे एक्ट करेगा? लाइक अ साउथ पोल, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा, और जो साउथ पोल की तरह अट्रैक्ट कर रहा था वो कैसे करेगा? नॉर्थ पोल, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इज दैट एक्टिविटी क्लियर सभी को? छोटी सी एक एक्टिविटी है, कोई एक्सपेरिमेंट या बड़ी बात नहीं है उसमें। चलो उसके बाद आता है वन ऑफ सेकंड इंपॉर्टेंट, लेफ्ट हैंड थंब रूल, या तो फिर बोलते हैं लेफ्ट हैंड रूल। somewhat similar to right hand rule, बस आपको ऐसे, हाँ सब लोगों ने जैसे ही टेक्स्ट बुक देखा सबकी ऐसे उंगलियां खुल जाती है, एवरी ईयर वी मार्क दिस, कि सभी का ऐसे स्टार्ट हो जाता है कि एक डायरेक्शन होती है करंट की, तो दूसरी डायरेक्शन डेफिनेटली किसकी होने वाली है? मैग्नेटिक फील्ड की। सर इसमें हमने सीखा था ऐसा, तो ये किसकी डायरेक्शन थी? करंट की। तो देखो मैं करंट की डायरेक्शन में रख रहा हूँ, ये देखो करंट की डायरेक्शन में रख रहा हूँ, लुक हियर, करंट की डायरेक्शन में ये, तो देखो फर्स्ट फिंगर के ऊपर करंट लिखा हुआ होगा, लिखा है करंट फर्स्ट फिंगर पे, फील्ड लिखा है, चलो तो फील्ड को ऐसे रखो, चलो तुम्हारे लिए एकदम सेम बुक के जैसा बना था, ये फील्ड रखो, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया। सी एवरीबॉडी, ये मेरा राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड, अगर इधर फील्ड रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ये दिखाते थे, तो लो फील्ड के डायरेक्शन में फील्ड, तो करंट के डायरेक्शन में बाय डिफॉल्ट करंट आ गया, तो आपको फोर्स यानी धक्का किस डायरेक्शन में मिलेगा? थंब के डायरेक्शन में, आउटसाइड। किस तरीके से मिलेगा? और इसी जगह पे अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो धक्का कहाँ मिलेगा? इनसाइड। करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो यू विल गेट द फोर्स आउटसाइड, अगर करंट का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है तो यू विल गेट द फोर्स इनसाइड। सिंपल इतना ही है, बस खत्म हो गया। समझ में आया? देख लो इधर फटाफट, ये देखो, ये आपको मिलेगा करंट, क्या मिल रहा है? मैंने पेन भी नहीं पकड़ी है, फटाफट देख लो करंट, तो फिर यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, तो सीधी बात है जो बाहर निकल रहा है उसको हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है? या तो फिर तुम्हारे लिए और इजी कर देते लो, इसको ऐसे शो कर, ये बाहर आ रहा है, ये, तो ये है ऑफ कोर्स फोर्स, बराबर, ये है आपकी फर्स्ट फिंगर, ये है आपकी सेकंड फिंगर, एंड ये है आपका थंब। नहीं वो नहीं लिख सकते, जितने समझते थे समझ गए। अगेन दिस इज योर फर्स्ट फिंगर, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं होता है। दिस इज योर सेकंड फिंगर एंड दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ थंब। इस बार आपको फोर्स ही मिल रहा है इधर, और इधर आपको करंट बोलूं या फील्ड बोलूं। एक मिनट, मैं आपको एकदम आपकी टेक्स्ट बुक देता हूं, सारे के सारे सेम ही तो हैं आपके में। यहाँ पे फील्ड दी है ना, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कर दो, यहाँ करंट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल आर एट 90 डिग्रीज ओनली। तो यहाँ पे ये बराबर है, फील्ड रखो, मैग्नेटिक फील्ड रखो,
इसके लिए करंट बोल दो। ये आपको जनरली कहाँ मिला? इनवर्ड्स। वो आपको कहाँ मिल रहा है फोर्स? और अगेन दिस F stands for the same force only, और ये फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ही है। देखो सिंपल सी इतनी सी सीधी बात है उसके अंदर, ये वापस वही कर देते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है। आप अपना वो लेफ्ट हैंड रूल भी खाली याद रखो तो भी काफी है। लेफ्ट हैंड रूल ऐसे, राइट हैंड रूल भी याद रखो तो काफी है। बस उस राइट हैंड रूल को उसके साथ रखने आना चाहिए। करंट तो करंट, ये रहा देखो करंट, थंब के पास भी करंट, ये सेकंड फिंगर के पास भी करंट, और इधर भी हमने वो करंट शो कर दिया है। दिस वे द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। तो ये रही ऊपर फील्ड लाइंस, ये रही फील्ड लाइंस। बस इसमें एक चीज नई ऐड हो गई, फोर्स। तो ये बाहर की तरफ, ठीक है। अब अगर इसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो ये सीन है। अगर डायरेक्शन ऐसा है राइट टू लेफ्ट, कैसा है? तो ये चला जाएगा इनवर्ड्स, ठीक है। तो इसमें मैं करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे मैं करंट का डायरेक्शन ऐसा शो कर देता हूँ, और इसमें आपके करंट का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस, जिसकी वजह से फोर्स अकॉर्डिंगली इनवर्ड एंड आउटवर्ड हो गया। मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ रेड कलर से। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस करंट डायरेक्शन ओनली। और टेक्स्ट बुक पे तो वो लिख के भी नहीं दिया है इनवर्ड आउटवर्ड लेफ्ट राइट, खाली ऐसे ही बोल दिया अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो इनवर्ड हो जाएगा या आउटवर्ड हो जाएगा। दे हैव यूज्ड द वर्ड रिवर्स्ड, बस खाली घुमा दिया। तो क्या पे उंगली तोड़ के ही मानेगी? क्या कर रही है? क्या जबरदस्ती चेंज थोड़ी करना है डायरेक्शन, वो ऐसे प्यार से हो जाएगा। और वन मोर थिंग, इसका एक रूल होता है कि एवरी एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू अनदर एक्सिस। एवरी, ये भी इसके साथ 90 डिग्री पे होना चाहिए। दिस आल्सो अल्टीमेटली ईच एंड एवरीवन। सर ये तो नहीं दिख रहा, ये 2D फिगर है भाई, इसमें दिखते हैं। ये देखो 90 डिग्री, यहाँ से भी दिखता है 90 डिग्री, सिमिलरली हियर 90 डिग्री। हर एक के हर एक कैसे होने चाहिए 90 डिग्री। नो मैटर मैं उसको कैसे भी रोटेट करूं, दे शुड रिमेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस 3 आर x, y and z एक्सिस। वो तो मानते हो ना 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे से। लुक एट दैट कॉर्नर, सारे के सारे एक्सिस कैसे हैं? 90 डिग्री। अब क्या है, मेरा हाथ पहुंच जाता है तो दैट डजंट मीन सारे दिखाऊं। ये 90 डिग्री, सेम यहाँ 90 डिग्री एंड यहाँ से भी 90 डिग्री, ईच एंड एवरी। तो ये भी 3 एक्सिस ही है हमारे, with all the corners at 90 degree. After that, कहाँ गया? खाली वो तो दिखा दे, एक बार पीछे का, एक बार फिर भी पीछे का, खत्म हो गया उसको। हाँ बस मोटर तो आज नहीं चलाएंगे। ओके, एक छोटी सी चीज रह गई, मैं कब से वही बोल रहा था यार। हाँ एक छोटी सी चीज रह गई, एक पेज पीछे का। हाँ ये वाली ये एक रह गई। सर बाद में और हाँ बस नहीं ले रहे, टॉपिक नहीं ले रहे, मैग्नेट वो इलेक्ट्रिक मोटर तो नहीं ले रहे। देखो एक छोटी सी चीज छूट गई है जो आगे वो ले लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लोज लूप या तो फिर शेप साइज कैसा देख के बनाती है। आप सभी को पता है, स्टार्ट ही किया था इस चैप्टर का कैसे कि अगर आपका बार मैग्नेट ऐसी लाइंस बनाता है, आपका बार मैग्नेट अगर मान लो ऐसी लाइंस बनाता है, मैं लिख देता हूँ नॉर्थ साउथ तो बार मैग्नेट लगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका एक करंट कैरिंग वायर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं वो भी सेम ऐसी लाइंस बनाता होगा। सीधी बात है, अब तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, इतना तो हमने पढ़ लिया। उसी एक्सपेरिमेंट को एक बच्चे के नमूने के डाउट के साथ भी मैंने आपको बताया था वो बुक के टाइम पे। अगर इसको ऐसे खड़ा कर दूं वर्टिकल तो ये ड्राइंग कुछ ऐसा दिखने लगेगा। हाँ ऑफ कोर्स दिखने लगेगा। वो बोले ऐसा क्यों हो गया? क्या क्यों हो गया? क्या जो है वो है, इसी को हमने वर्टिकल कर दिया तो ऐसा रहेगा। तो अगर वो आपको ऐसा पूछ रहे हैं व्हाट इफ अगर ये चार्जेस जो हैं वो अपनी जगह पे स्टेबल रहें, या तो फिर ऐसा बोलो कि सर्कुलर लूप में से निकले तो ये चार्जेस सर्कुलर लूप में फ्लो करे तो आपको दिख रहा होगा कि वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज करेंगे। देखो मतलब राउंड, टोटली राउंड। देखो आपको अपनी बुक्स में देखो पेज नंबर 228 देखो, एक नीचे की तरफ दिखाई है, एक ऊपर की तरफ दिखाई है, और बाजू में लिखा भी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग इन अ सर्कुलर लूप। अगर आपका करंट किसी सर्कुलर लूप से फ्लो कर रहा है, क्या होगा बेटा? हाँ सर्कुलर लूप से अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है तो कैसा सीन होगा? अभी तो मैंने आपको ये सब सिखाया है, आपकी टेक्स्ट बुक का डायग्राम अभी तक हमने बनाया नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम पहले ये सीख जाओ तो बनाऊंगा। देखो ये क्या समझ में आया, करंट किसमें से फ्लो कर रहा है? थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसमें करंट किसमें फ्लो कर रहा है? इन अ राउंडेड सर्कुलर लूप। अब अगर ये लूप बहुत ज्यादा बड़ी हो और ओवल शेप की हो तो कुछ यही लूप जो लास्ट ड्राइंग मैंने बनाई थी
मान लेते हैं ऐसी दिख रही होगी। अब अगर इसमें से करंट निकलता है तो कैसे निकलता है, तो एक रेफरेंस लाइन ले ली है कि इसके अलोंग निकलेगा करंट, इसके अलोंग निकलेगा। अब आपको बुक में सारा का सारा डायग्राम दिखा है कि ये जो इसकी एंड पॉइंट है कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक सर्कुलर लूप का काम करेगी। तो इधर से करंट तो ऐसे ही निकलेगा, देखो ऐसे, जैसे अभी पिछली स्लाइड में सीखा। एक टाइम के बाद वो क्या हो जाता है कि वो अपनी रेंज को पूरा नहीं कर पाता, देखो वो अपने लूप्स को पूरा नहीं कर पाता क्योंकि मैग्नेट से बहुत दूर चले गए होते हैं। तो सेम इधर भी होगा, अब वो रेंज पूरी नहीं कर पा रहा, अब नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। ऐसा ही सीन इधर भी रहता है, सी अब वो अपनी रेंज पूरी नहीं कर पा रहा। और अगर कर भी लेता तो एट अ टाइम वो कहां पहुंच जाता, टू अ स्ट्रेट लाइन। कहां पहुंच जाता, टू अ स्ट्रेट लाइन। कहां पहुंच जाता, स्ट्रेट लाइन, जहां खत्म हो जाती है, जैसा हम बोलते हैं कि खत्म हो जाती है। कि सर्कुलर लूप हुआ तो डायरेक्शन ऐसा रहेगा, इसका हमें कोई काम नहीं है, खाली एक एक्टिविटी थी तो ये भी बता दिया, ठीक है, कि क्या होता है जब करंट पास कर रहा हो थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर ये क्यों पढ़ा, क्यों ये, बस ऐसा किसी ने ऐसा पूछा कि करंट जब स्ट्रेट वायर से जाता है तो ये शेप होता है, तो सर्कुलर लूप से जाता है तो क्या शेप होता है, तो बस बता दिया, तो बस बता दिया। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही। फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर, जो इस बार के भी 5 मार्क में आया। राही, इसको तो रफ ही कर दूंगा, तो बहुत गंदा लग रहा है। हाँ भाई, मीटिंग को एंड कर दिया जाए, मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो जाए, उसको एंड कर दिया जाए।